एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल में डे नंबर 5 ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कैपिटल बजटिंग खत्म किया था, जिसमें कि हमने पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम मॉडर्न टेक्निक्स यानी कि मॉडर्न टेक्निक्स आपकी तीन तरीके की है, एनपीवी यानी कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, एंड सेकंड वन इज आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, एंड लास्ट वन इज पीआई, दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इन टैक्स मेथड। तो आज हम ये तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में इनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, इनके प्रोस कॉन्स और किस तरीके से इवैल्यूएट होते हैं, इनके फॉर्मूले सब कुछ पढ़ेंगे। तो वीडियो का एंड तक देखना, वीडियो को शेयर जरूर करना, और जिसने भी कैपिटल बजटिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो और पीपीबी और एआरआर यानी कि पे बैक पीरियड और अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले आप उससे जाके देखिए, तभी आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दिस इज एनपीवी के साथ नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। अब देखिए, जैसे कि मॉडर्न टेक्निक्स में मैंने आपको बताया था कि जो ये वाला मेथड है, इसके अंदर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जैसा कि आपको पता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो होता है जब आज, जैसे कि आप टाइम की वैल्यू, मतलब जो भी आपकी मनी है उसके समय, मतलब देखिए, जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जिसने भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं देखा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये क्वेश्चन जरूर अराइज होता है कि टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी क्या है। देखिए, आपकी जो मनी की वैल्यू है वो टाइम के साथ क्या बढ़ती है, क्या कम होती है, ये आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है। ठीक है, जैसे हमने वीडियो में पढ़ा है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी वो होता है जब आपने आज 2024 में किसी रुपए की वैल्यू 100 रुपए है, तो उसकी 2025 में वैल्यू कितने रुपए होगी, आपको ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है। या फिर अगर किसी पैसे की वैल्यू 2030 में 1000 रुपए है, तो आज के टाइम में यानी 2024 में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीजें आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी बताता है। तो आज के जो कॉन्सेप्ट है मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, ये आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे बेस्ड होता है, यानी कि इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करते हैं। यानी कि हम ये मानते हैं कि अगर आज किसी पैसे की वैल्यू कुछ भी रुपए है, तो उसकी भविष्य में, आने वाले समय में, उसका फ्यूचर में वैल्यू की मनी चेंज होगी। और जैसा कि हमने ट्रेडिशनल टेक्निक में पढ़ा था कि मनी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है, चाहे वो 10 साल बाद हो, चाहे वो 50 साल बाद हो। तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है बिटवीन द मॉडर्न टेक्निक एंड ट्रेडिशनल टेक्निक, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। तो ये तो हो गया फ्लैशबैक, जो मैंने आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक दे दिया पहले की वीडियोस के बारे में। अब हम बात करते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। देखिए, आपको ना, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। आपको क्या करना है कि आपको, देखिए, आपको गिवन है आज की वैल्यू, ठीक है, आपको फ्यूचर की वैल्यू गिवन है, आपको कभी की, आगे बाजे, आजू बाजू सबकी वैल्यू गिवन है, पर आपको आज के पैसों की वैल्यू चाहिए। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपसे कहता है कि आपके फ्यूचर में, अगर आज की तारीख है, अगर मैं आपसे कहूं कि आज 3 अक्टूबर को ये वीडियो बन रही है, ठीक है, 3 अक्टूबर 2025 में किसी पैसे की वैल्यू मुझे पता करनी है कि मुझे अभी की वैल्यू चाहिए, आज की तारीख में इतने बजट की वैल्यू क्या है, तो वो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू बताता है। यानी कि ना उसके अंदर कोई भी डिस्काउंट रेट एडेड होगा, ना ही उसके अंदर कोई डेप्रिसिएशन ऐड होगी। जो डेप्रिसिएशन उस एसेट में लग चुकी है वो लेस करके, जितना इंटरेस्ट रेट है वो लेस करके, आज की तारीख में, यानी फाइनेंशियल ईयर के बीच हो या फिर एंड हो या फिर स्टार्टिंग हो, जिस दिन की वैल्यू आपसे पूछेगा उस दिन की वैल्यू आपको बताता है नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होती है इस केस के अंदर। तो जो मेथड है वो आपसे कहता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मॉडर्न टेक्निक का पार्ट है, तो ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसीडर करता है। इसमें कहता है कि क्या बेनिफिट होगा प्रपोजल ओवर इट्स लाइफ टाइम। देखिए, इसमें जो ये मेथड है वो ये कहता है कि जितना भी बेनिफिट है, टोटल बेनिफिट क्या होगा अगर आज मैं, मान लीजिए आज 3 अक्टूबर को मैं 1000 रुपए इन्वेस्ट करती हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें कहता है कि वो जो बेनिफिट है आउट ऑफ प्रपोजल ओवर इट्स लाइफ टाइम, देखिए, जो उसकी लाइफ टाइम का जो भी कहते हैं कि जितना भी उसमें लाइफ टाइम फायदा होगा मुझे, यानी कि अगर मैं आज की तारीख में कोई इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो उसमें मुझे जितना भी ओवरऑल लाइफ टाइम में फायदा होगा, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मुझे उसकी आज की वैल्यू चाहिए कि अगर मैंने उसको 1 साल पहले जमा किया था तो मुझे आज की वैल्यू क्या है, मुझे वो ये वाला मेथड मुझे वो बताता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि ओवर लाइफ टाइम की वैल्यू के लिए मुझे आज टोटल बेनिफिट कंसीडर करने से पहले मुझे आज की वैल्यू यहाँ पे
पता होनी चाहिए। नेक्स्ट कहता है, देखिए ये अच्छा पॉइंट आपसे कहता है कि देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैं एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। देखिए आप ये मानते हैं कि देखिए अगर मैं कोई भी वैल्यू है, मैं एक छोटा सा आपको बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल देती हूँ, आपको क्लियर होगा। किसी पैसे की वैल्यू 100 रुपए है 2024 में, तो 100 रुपए थी, ठीक है। आप जितना टाइम बढ़ाएंगे उसकी 2025 में क्या पता उसकी वैल्यू 200 हो, क्या पता 2030 में जाके उसकी वैल्यू 10 रुपए सॉरी वैल्यू कम होती है पैसे की, यस। तो क्या पता 2000, आपको पता होगा कि आज के टाइम में जो पैसों की वैल्यू वो कम होते जाते हैं टुवर्ड्स द टाइम। जो वैल्यू थी, आप कह सकते हैं जो 2000s में वैल्यू अगर 100 रुपए की जो थी, क्या वो आज वो 100 रुपए की वैल्यू है 2025 में? अगर आप हैं तो अगर 2020s में 2000s में अगर मैं बात करूं, जिस पैसे की वैल्यू 100 रुपए थी, क्या वो आज सेम है? इवन वो 1 रुपए भी नहीं है। तो दिस इज कॉल्ड, कि आपसे कहता है कि जो पैसे की वैल्यू है ना वो हमेशा कम होती जाती है, टाइम के साथ साथ पैसों की वैल्यू कम होती जा रही है, क्योंकि पैसा इतना मतलब बन रहा है, इतना इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। तो इसमें कहता है कि लॉन्गर टाइम स्पेंड, यानी कि जितना लंबा समय चलता जाएगा, लोअर वैल्यू ऑफ मनी, उतने ही पैसों की वैल्यू कम होती जाएगी। और आपसे कहता है एंड द हायर इज द डिस्काउंट रेट, जो आपका डिस्काउंट रेट है, यानी कि देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि 2025 में आज की मैंने इन्वेस्टमेंट करी, मुझे वो पैसा 2030 में मुझे वापसी चाहिए, तो मेरा जो अगर मैं 1000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करती हूँ आज के टाइम में, मुझे 2030 में अगर मुझे 2000 में मिलेंगे ना, तो वो मैं बराबर मानूंगी 1000 और 2000 को। टाइम की जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है वो कम हो जाएगी, 1000 रुपए की जो वैल्यू है वो 2030 में कम हो जाएगी। तो वो यही बता रहा है कि जितना लंबा समय जाता है उतना ही पैसों की वैल्यू कम होती जाती है। अब देखिए कैलकुलेशन का मेथड, ये सब तो ये था कि उसका थोड़ा इंट्रो था। अब बात करते हैं मेन चीज पे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। दिस इज द फॉर्मूला। फॉर्मूले में आपसे कहता है प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑब्वियसली आपने जितना पैसा इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपने जितना पैसा आउटफ्लो किया था, जितना पैसा आपके पास से गया था और जितना पैसा अब आपके पास आया है, उन दोनों का डिफरेंस निकाल के ही तो आप नेट प्रेजेंट वैल्यू, देखिए सॉरी फॉर दैट, देखिए मैं आपसे बताती हूँ कि देखिए क्या होता है ना कि आपको आज की वैल्यू निकालने के लिए, देखिए मैं आपसे एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने 2020 में फॉर एग्जांपल मैंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है, वो थी 2000 रुपीज की, ठीक है। मैंने आउटफ्लो मेरा कितना गया 2000 रुपीज, बट जो मैंने 2000 रुपीज की मान लो कोई मशीनरी खरीदी, मैंने आउटफ्लो किया 2000 रुपए का, पर आज की तारीख में 2025 में मुझे उसका इनफ्लो मिल गया, यानी कि मैं वो मशीन यूज कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, मुझे उसका प्रॉफिट हो रहा है, मान लीजिए 1000 रुपए 2000 रुपए मुझे उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा टोटल इनफ्लो जो आया है ना, मैंने 2000 रुपए इन्वेस्ट करे थे, मेरा आउटफ्लो था, और मेरे को जो इनपुट आ रहा है वो 4000 रुपए आया टोटल 2025 तक। तो ये मेरा क्या है, ये मेरे को इनफ्लो मिल रहा है। तो इसी का डिफरेंस जो होता है वो ही आपका नेट प्रेजेंट वैल्यू कहलाता है कि आज के टाइम में उसकी वैल्यू ये है। तो आपको कुछ नहीं करना, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो, जो आपके पास पैसा आ रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो जो पैसा गया है उसकी प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को लेस करके दिस इज कॉल्ड एनपीवी, ठीक है। अब इससे कुछ अजम्पशंस भी होती हैं, दिस इज कॉल्ड अजम्पशंस। तो अजम्पशंस कहती है कि अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव यानी कि आपका इनफ्लो जो है वो ज्यादा होता है। पॉजिटिव कब आएगा, जब इनफ्लो ज्यादा होगा तभी पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव, अगर आपका एनपीवी पॉजिटिव आता है तभी उसे कंपनी एक्सेप्ट करती है, अदरवाइज उसे रिजेक्ट कर देती है। अगर आपकी कोई भी कंपनी है, जो मैनेजमेंट है वो ये कहता है कि अगर आपका एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव में आती है, यानी कि इनफ्लो ज्यादा होता है, तो ही आपका एक्सेप्टेबल होगा, जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, जो भी आपकी कंपनी में एस्टेब्लिशमेंट होगी, वही आपका अगर प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेबल होगा। यानी इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए आउटफ्लो से, यानी पैसा ज्यादा आना चाहिए, जितना पैसा मैंने इन्वेस्ट कर दिया उससे ज्यादा मुझे रिटर्न मिलना चाहिए। इसका मतलब ये है बेसिकली। अगर नेगेटिव होगा यानी कि आउटफ्लो और मैंने पैसा ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया, मुझे रेट ऑफ रिटर्न मुझे कम मिल रहा है, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, वो प्रोजेक्ट रिजेक्टेबल होगा। दिस इज कॉल्ड इनफ्लो से आउटफ्लो जो है वो ज्यादा, यानी पैसा मैंने ज्यादा इन्वेस्ट किया था, रेट ऑफ रिटर्न मुझे कम मिल रहा है। और कहता है कि जीरो होगा। जीरो कब होगा, ऑब्वियसली अगर इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर होगा। तो इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होता है, तो इस केस में कहता है कि मैनेजमेंट यानी कि कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। दिस इज अप टू द मैनेजमेंट।
इस केस में इनफ्लो आउटफ्लो दोनों बराबर होते हैं। मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, जितना मैंने आउटफ्लो किया था, उतना ही मुझे पैसा इनफ्लो हो रहा है, यानी उतना पैसा मुझे मिल रहा है। तो दिस इज द ओवरऑल कंक्लूजन ऑफ एनपीवी। देखिए, मैं आपको फिर अब आईआरआर और पीआई का थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, उसके बाद हम एक फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको तीनों टेक्निक्स को एक साथ कंक्लूड कराऊंगी। दिस वुड बी द गुड थिंग कि आप तीनों के बीच में अच्छे से डिफरेंट क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आईआरआर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में। दिस इज आईआरआर और इसको हम यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट और मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं। तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी नाम से आपको दे सकता है कि फाइंड द यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो आपको पता रखना है कि आपको फाइंड आउट आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ही करना है, ठीक है। तो चलिए, ये जो है वो सेकंड टेक्निक है, सेकंड मेथड माना जाता है मॉडर्न टेक्निक्स का। तो इस पे हम बात करते हैं कि इसके अंदर क्या होता है ना, आप वर्ड से समझिए कि इंटरनल जो भी आपके इंटरनल फैक्टर्स होंगे मार्केट के अंदर या कंपनी के अंदर, वो आपकी कंपनी को क्या रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड करेंगे। दिस इज कॉल्ड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। देखिए, इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो भी एक्सटर्नल फैक्टर है, कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि आप इन्फ्लेशन ले सकते हैं। देखिए, ये जो मेथड है वो टीवीएम को इफेक्ट करता है, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर आप ये समझिए, अगर आप थोड़ा सा भी फ्लैशबैक में जाते हैं, अगर आप एनपीवी को याद करते हैं, मैंने आपको बताया था कि नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है कि आप प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है कि वेट फॉर अ व्हाइल सी। देखिए, मैंने आपको बताया था कि एनपीवी में क्या होता है कि आपको क्या दे रखा है कि मैंने आज मतलब 2020 में मैंने इसे इन्वेस्टमेंट करी थी और आज 2025 में उस मशीनरी की वैल्यू इतनी है, ठीक है। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू में ओवरऑल ये पता करना होता है कि हमें फ्यूचर में उसकी वैल्यू ये है, तो उसकी जिस टाइम पे हमने इन्वेस्टमेंट करी थी उस टाइम पे उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इसमें यही कहता है कि वो क्यों होता था, इन्फ्लेशन की वजह से। जैसे हमने बताया था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो क्यों कंसीडर किया जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इसमें यही कहता है कि आईआरआर में यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम लोग डजंट अफेक्ट एक्सटर्नल फैक्टर, यानी कि हम इन्फ्लेशन को हम कंसीडर नहीं करते, हम नहीं मानते कि कोई इन्फ्लेशन भी हुआ था, क्योंकि इसके अंदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम कंसीडर नहीं करते। जो भी हमारी कंपनी के अंदर जितनी भी चीजें हो रही हैं, जो हमारी कंपनी को इंटरनली अफेक्ट कर रही है टुवर्ड्स द योर एम्प्लॉयज, यानी कि ऑनर्स की वजह से, एम्प्लॉयज की वजह से जो भी अफेक्शन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी अच्छी बातें क्रिएट हो रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली ही कंसीडर होंगे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहता है कि रेट ऑफ रिटर्न दैट अ प्रोजेक्ट। देखिए, ये जो मेथड है वो आपको ये बताता है कि कितना रेट ऑफ रिटर्न जो आपको है वो इस मेथड से कितना रेट ऑफ रिटर्न आपको इंटरनली फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी गिवन। तो आपसे यही कहता है कि आप कितना रेट ऑफ रिटर्न ले सकते हैं अपनी कंपनी के अंदर से। नेक्स्ट कहता है कि डिस्काउंट रेट विच इक्वेट्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश। यस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, मैंने आपको ना एनपीवी में 3 बातें बताई थी। जब एनपीवी इनफ्लो ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली आपका प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल होगा। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है यानी कि जो आपका आउटफ्लो है, यानी पैसा ज्यादा जाता है, तो वो जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्टेबल होता है। और लास्ट मैंने आपको बताया था कि जब इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों इक्वेशन होता है, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं, यानी कि जितना पैसा गया उतना ही पैसा आपका वापसी भी आपको मिलता है। दिस इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ दैट प्रोजेक्ट, यानी कि दोनों ही इक्वल होता है। उस केस में ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है, इट्स अप टू द मैनेजर कि आप उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करो वेदर रिजेक्ट करो, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे कोई फायदे का सौदा नहीं है, आप खुद दिमाग लगाओ कि आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, या दुकान पे छोड़िए, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी 5,000 रुपए की, और आपको जब वो 4 साल बाद 5 साल बाद जब आपको रिटर्न मिलेगा तो आपको सिर्फ 5,000 का ही मिलेगा। तो विल यू गोइंग टू बी एक्सेप्टेबल दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? नेवर एवर, कि मैं क्यों इन्वेस्ट करूं उस पैसे को जब मुझे रिटर्न सेम अमाउंट में मिलेगा। तो वो यही कहता है कि ये जो मेथड है वो ये बताता है, ये तब यूज होता है जब एनपीवी आपका 0 होता है, यानी कि इनफ्लो और आउटफ्लो इक्वल होता है। और इसका इक्वेशन भी यही है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला है वो भी यही कहता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। सिंपल है, ठीक है। जब आप इसको तब यूज करेंगे जब एनपीवी आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन करते समय इसको हम
देखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के बारे में था, जो कि एक मॉडर्न टेक्निक्स का ये मेथड है, जो कि हमने इस वीडियो में पढ़ा। हमने एनपीवी पढ़ा, अब हमने आईआरआर पढ़ा कि आईआरआर क्या होता है। आईआरआर एक रेट ऑफ रिटर्न है जो इंटरनली आपको क्या रिटर्न मिलता है फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इन टूवर्ड्स द कस्टमर तो एक्सटर्नल हो गए, जो कि आपका इंटरनली अफेक्ट करते हैं, लाइक आपके ऑनर्स हो गए, आपके मैनेजर्स हो गए, आपके जो भी एम्प्लॉयज हैं वो हो गए, उनके प्रति आपको क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। इट कंसीडर्ड द आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो कुछ ये आपको नोट करना है अपनी कॉपी में, एज अ नोट्स आप इसको नोट करिए। इसके अंदर इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया जाता, क्योंकि इन्फ्लेशन हमेशा एक एक्सटर्नल फैक्टर माना जाता है, महंगाई, ठीक है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, दिस इज पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हम एक फुल फ्लैश क्वेश्चन देखेंगे जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है, उससे आपके सारे जो भी न्यूमेरिकल्स टुवर्ड्स आपके डाउट है वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ रिटर्न के बारे में एक टॉपिक था, दिस इज एक्सेप्टेंस रूल। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो था आपका, वो किस तरीके से आपको एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, या मैनेजर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। देखिए, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को आप तभी एक्सेप्ट करेंगे जब आपकी आईआरआर यानी कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यानी कि इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, जो उसका फॉर्मूला इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, इक्वल होते हैं, यानी कि वो तब हमारे पास आईआरआर मिलता है। तो आईआरआर आपका तभी एक्सेप्टेबल है जब वो ज्यादा है के यानी कि कट ऑफ रेट से। अब देखिए कट ऑफ रेट क्या होती है। कट ऑफ रेट वो रेट होती है जो कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी मैनेजर या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज ना अपना एक कट ऑफ रेट रखती है कि मुझे इंटरनली इतना रेट ऑफ रिटर्न मिलना चाहिए। देखिए, आप कंपनी के मैनेजर है फॉर सपोज, तो आप क्या कहेंगे कि इस ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में मुझे ना इंटरनली फ्रॉम द कंपनी, इनसाइड द कंपनी मुझे इतना रेट ऑफ रिटर्न मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। तो आपको इतना रेट ऑफ रिटर्न तो मुझे देना ही है इनसाइड द कंपनी। तो आपने फॉर सपोज आपने माना था 28% की इतना मुझे इंटरनली रेट ऑफ रिटर्न मिल जाएगा इस फाइनेंशियल ईयर में, और उसको ही हम आपका कट ऑफ रेट कहते हैं। जो भी कंपनी एक फिजिकली या फिर एक मेंटली चीजों को थिंक करके कि हाँ ये चीज मुझे मिल सकती है, इतना रेट ऑफ रिटर्न मुझे मिल सकता है इन फ्यूचर, वो सपोजिशन कर लेती है, चीजों को एनालाइज करके, उसको हम कहते हैं कट ऑफ रेट ऑफ अ कंपनी। तो जब भी आपके कट ऑफ रेट से यानी कि जो भी आपने सोचा था उससे ज्यादा होगा आपका आईआरआर, तो वो एक्सेप्टेबल है। ऑब्वियसली बात है कि अगर वो ज्यादा हुआ तो एक्सेप्टेड है। अगर आईआर आपका कम हुआ के से, यानी कि आपने जितना सोचा था उससे कम है आपका आईआरआर, तो वो रिजेक्टेबल होगा वो प्रोजेक्ट। और अगर आईआरआर के बराबर है, यानी कि आपने जितना सोचा था, आपने 30% सोचा था, फॉर सपोज 30% आ गया, तो वो आपका मैनेजर के ऊपर है एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो दिस इज द एक्सेप्टेंस रूल ऑफ द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो आपका ये खत्म हुआ आज। अब हम बात करते हैं पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के बारे में। देखिए क्या है इसके अंदर, ये हमारा थर्ड मेथड है, दिस इज पीआई, जिसको हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बोलते हैं। इसमें कहता है कि ना, ये आपको बताता है कि आपके इनफ्लो और आउटफ्लो का रेशियो बताता है। ये देखिए कि अगर आपका इनफ्लो 4 पार्ट्स था तो आपका जो आउटफ्लो है, यानी कि अगर आपने 4x यानी कि अगर आपने 4 लाख रुपए इन्वेस्ट करे थे तो आपको आउटफ्लो अगर मिला है 5x का, यानी कि 5 पार्ट्स का। ये आपको ये रेशियो बताता है कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था और आपको कितना पैसा मिला है। तो दिस इज द रेशियो ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश इनफ्लो टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ठीक है। इसमें ये आपका टीवीएम यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर करता है, क्योंकि ये एक मॉडर्न टेक्निक्स का मेथड है, तो ऑब्वियसली टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कंसीडर करता है कि यानी कि अगर आज भी किसी पैसे की वैल्यू 100 रुपए है तो फ्यूचर में उस पैसे की वैल्यू बदलेगी, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहते हैं कि इवैल्यूएटिंग द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल एज द बेनिफिट कॉस्ट और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। इसमें कहता है कि इवैल्यूएट करना, इसके अंदर हमें इवैल्यूएट करना होगा कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बेनिफिट कॉस्ट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। आपको क्या गिवन है कि आपको बेनिफिट कॉस्ट यानी कि जो आपको हमारा फायदा होता है, दिस इज कॉल्ड बेनिफिट कॉस्ट। और आपसे कहता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स आपको ये बताता है, आपको ये इवैल्यूएट करना बताता है कि आप अगर आपने इतना पैसा मिला है तो आपका जो आउटफ्लो है उससे कितना कम है और कितना ज्यादा है, ठीक है। हाउ मच रेशियो में आपको यही बताता है
कि आपका जो आउटफ्लो है वो कितना इनफ्लो से ज्यादा है या कितना कम है या फिर बराबर है, क्या है, वो आपको क्या बताता है, आपको पीआई इवेल्युएट बताता है कि आपका बेनिफिट कॉस्ट कितना है, यानी कि आपको कितना फायदा हुआ है। ठीक है, इसमें कहते हैं, हाँ इस केस में ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्योंकि ये ऐसा मेथड है जो सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर्स के लिए ही सीमित है, यानी कि आप इसमें जो कैलकुलेशन कर सकते हैं वो अप टू 1 ईयर्स की ही कर सकता है। यानी कि अगर मैंने 2024 में कोई पैसा इन्वेस्ट किया था तो 2025 तक ही मैं उसकी इवेल्युएशन कर सकती हूँ, फिर मैं नेक्स्ट ईयर की मैं अगले फाइनेंशियल ईयर में कर सकते हैं। तो इसमें ये एक लिमिटेशन के तौर पे लिखा गया है कि आप इसके अंदर सिर्फ 1 साल के ही इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आपसे कहता है एक्सेप्टेंस रूल, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए इसमें कहता है कि जो आपका पीआई है, यानी कि आपका फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है, इनफ्लो अपॉन में आउटफ्लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा क्लासिफाई करूँ तो देखिए आपसे कहता है कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो तभी एक्सेप्ट होगा जब आपका जो आपका पीआई है यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो आपका 1 से ज्यादा होगा। ठीक है, 1 से ज्यादा आपका पीआई होगा, यानी कि अगर 1 से ज्यादा, आपको दिमाग लगाइए 1 से ज्यादा कब होगा, जब आपका इनफ्लो ज्यादा होगा। जब आपका इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो से तो ऊपर की वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर की वैल्यू ज्यादा यानी कि 1 से अपॉन में 1 से ऊपर जाएगी तो आपकी पीआई हमेशा बढ़ेगी। कब पीआई आपकी 1 से ज्यादा कब होगी, जब आपका इनफ्लो ज्यादा होगा और आउटफ्लो कम होगा। ठीक है, आप अब इसमें नेक्स्ट कहता है कि पीआई आपका अगर 1 से पीआई जो है अगर वो 1 से कम है, ठीक है, 1 से अगर आपका पीआई कम है यानी कि 0 पॉइंट समथिंग में कुछ है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा। किस केस में, अगर आपका आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है। ठीक है, यानी कि पैसा आपने मतलब इन्वेस्ट ज्यादा करा था पर आपको उतना रिटर्न मिल नहीं पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कहता है कि पीआई 1 कब होगा, पीआई 1 तब होगा अगर पीआई 1 हुआ तो आपके मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे इन्वेस्ट करना है या फिर नहीं करना है। तो इसमें आपसे कहता है कि इनफ्लो और आउटफ्लो जब बराबर होते हैं, यानी कि अगर इनफ्लो भी मैं 5 रख दूं और आउटफ्लो भी 5 लाख है तो वो 1 हो जाएगा, यानी कि ये आपके मैनेजर के ऊपर है कि आप रिजेक्ट करना चाहते हैं प्रपोजल या एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये कुछ एक्सेप्टेंस रूल थे और ये था पीआई। पीआई आपको बताता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो बाय में प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, ये आपको रेशियो बताता है बिटवीन द आउटफ्लो ऑफ कैश एंड इनफ्लो ऑफ कैश। तो ये अब हमने कंप्लीट किया। आप चलिए एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है और आपसे कहता है कि आपको क्या, देखिए जब भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में जब भी आपके पास क्वेश्चन आए ना तो आप मेरी एक सलाह जरूर एक्सेप्ट कीजिएगा कि आप हमेशा ना पहले वो पढ़ें कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन को ना, मतलब मैं ये कहूंगी कि आपके क्वेश्चन को आधे से ज्यादा सिंप्लीफाई ना वही कर देता है कि आपको फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो आप मेन चीज पे ध्यान देंगे कि आपको इसमें से निकालना क्या है एटलीस्ट। ठीक है, तो इसमें कहता है कि कैलकुलेट द मेथड्स, इस पूरे के पूरे पिक्टोरियल ग्राफ से आपको एनपीवी फाइंड करना है, आईआरआर फाइंड करना है, पीआई यानी कि आपको पूरा का पूरा मॉडर्न टेक्निक फाइंड करना है जो हमने इस वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या, एक चीज और मैं बताऊंगी, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े ना तो आप ना एक सांस में पूरा क्वेश्चन नहीं, कंपनी दिस नेवर एवर, आपको जो डेटा मिलता जाए अकाउंटेंसी में आप उस चीज को अलग कर लो। अब देखिए जैसे कि अ कंपनी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन, ठीक है, कोई कंपनी है उसने क्या करा है कि 2 प्रोजेक्ट्स हैं, उसको अब ये देखना है कि मैं अपना पैसा किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करूं। ठीक है, तो ऑब्वियसली जिसका जो रिटर्न अच्छा होगा उसी बेस पे हम ये चीज देखेंगे, यानी हम दोनों को ही कंक्लूड करेंगे इन मेथड से, फिर हम देखेंगे कि हमें अपना इन्वेस्टमेंट किस प्रोजेक्ट में करना है। ठीक है, तो इसमें कहता है कंपनी हैज टू मेक अ चॉइस बिटवीन 2 प्रोजेक्ट्स ए एंड बी। द इनिशियल आउटलेट मिल चुका है आपको, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट मिल चुकी है 2,70,000 और 4,80,000 ए और बी की। फाइन द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द बोथ, स्क्रैप वैल्यू है ए की 10,000 और बी की 30,000 रुपए स्क्रैप वैल्यू है। ठीक है, जो कि हमें एनपीवी में नीड होती है, जिसकी जो आपने फॉर्मूला याद किया होगा। तो और 5 साल की बात हो रही है यहाँ पे, फाइन 5 साल तो हमें दिख भी रहा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, के जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिनोट करता है। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी 60% है, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम डिस्काउंटिंग रेट कहते हैं। ये जो आपका गिवन है ना, जब आप अभी कॉस्ट ऑफ कैपिटल नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे आप पढ़ेंगे
आप इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है सब कुछ। तो मैं अभी आपको बता दूं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपका डिस्काउंटिंग रेट होता है, ठीक है। इसको आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में दे देता है तो ये कंफ्यूजिंग होता है, तो इसको हम डिस्काउंटिंग रेट बोलते हैं। तो आपका डिस्काउंटिंग रेट इतना है, फाइन। और आपको इस तरीके से पूरा ये डेटा आपको गिवन है, और आपसे कहता है कि एनपीवी फाइंड करो, आईआरआर फाइंड करो, पीआई यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स फाइंड करो। तो सबसे पहले अभी जस्ट हमने पीआई पढ़ के खत्म किया, सबसे पहले पीआई निकाल लेते हैं। अब देखिए पीआई निकालने में क्या चीजें यूज होती है, किस, देखिए अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि पीआई जो है वो रेशियो होता है कैश आउटफ्लो बाय में कैश इनफ्लो का, ठीक है। कैश इनफ्लो बोले तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट, राइट। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो हमें ऑलरेडी गिवन है, देयर इज नो नीड ऑफ वैल्यूएट दिस काइंड ऑफ, you can say this is the initial investment and cash inflow, ठीक है, जो हमने अभी तक पढ़ा था। कैश इनफ्लो को हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो वी डोंट नीड टू इवैल्यूएट दिस वन। तो हमें इवैल्यूएट करना है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कितना आउटफ्लो गया है। अब दोनों प्रोजेक्ट्स का करना है, दिस वन इज, और मुझे जितना याद है आप लोगों ने सबसे फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड डे में आपने पढ़ा था किस तरीके से हम प्रेजेंट वैल्यू मेथड से हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। प्रेजेंट वैल्यू मेथड होता है, प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है, उसका फॉर्मूला मुझे जितना याद है, अगर आपको याद होगा 1 प्लस जो भी आपके इंटरेस्ट रेट होता है उसकी पावर n होता है। ये आपके प्रेजेंट वैल्यू मेथड का फॉर्मूला है। जिसने वीडियो नहीं देखा है, सबसे पहले मैं आपसे यही कहूंगी कि आप फर्स्ट चैप्टर देख कर आओ, क्योंकि उसका सारा बेसिक्स यहाँ पे है, ठीक है। आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, दिस वुड बी वन जो आपको यहाँ पे कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो आपसे कहता है कि आपको क्या करना है। अभी सबसे पहले इसको चलिए हटाते हैं, सबसे पहले देखते हैं आपको क्या निकालना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, फाइन। तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्काउंटेड रेट्स पता होने चाहिए। आपको पता है कि ये आपके कैश की वैल्यू होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके डिस्काउंटिंग रेट्स होते हैं, और यहाँ पे आपके मल्टीप्लीकेशन होके यहाँ पे आपके प्रेजेंट वैल्यू मेथड से आपका टोटल आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे कैश लिख लीजिए। प्रोजेक्ट ए में 0 है, देन 60,000, देन 2,64,000, देन आपका 168, राइट, एंड 178। अगर आपको याद हो, मुझे जितना याद है और अगर आपको याद हो बेसिकली, तो मैंने आपसे एक चीज कही थी कि आपको कैलकुलेटर लेना है, और जब भी आपसे कह दे कि आपको आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 16%, यानी कि इस परसेंटेज पे हमें आपकी डिस्काउंटिंग रेट ये मिल गया ना, इस बेस पे हम आपका पीवीएम यानी कि प्रेजेंट वैल्यू मेथड या प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट हम इससे निकालेंगे डिस्काउंटिंग मेथड। तो जैसे कि मैं आपको याद होगा, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी ऑन द कैमरा, मैंने आपके कैमरा के पास फोकस करके वो चीज बताई थी आपको किस तरीके से हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं। तो उसका फॉर्मूला जैसे मैंने आपको बताया 1 प्लस जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसकी पावर n, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू यानी डिस्काउंट रेट निकालने का फॉर्मूला। और मैंने आपको कैलकुलेटर से ये बताया था कि जो भी है आपका 1 प्लस 16 है आपका, 16 आप यहां से ले सकते हैं 0.16, अगर आपकी इतनी अच्छी कैलकुलेटिव मैथ्स है तो 0.16 16%, और जब ये ऐड होगा यहाँ पे तो 1/1.16 हो जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, इसको आपको कैलकुलेटर से किस तरीके से निकालना मैंने आपको बताया था। जिसने नहीं देखा था उसको मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखिए क्या होता है ना, आपको लेके मैं आपको कैलकुलेटर से बताती हूँ, डायरेक्ट बताती हूँ किस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना होता है। देखिए जैसे यहाँ पे दे रखा है कि 1 डिवाइडेड बाय 1.16, ठीक है, मल्टीप्लाई आप 2 बार क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपकी वैल्यू आ गई है 0.62, ठीक है। 62 तक इनफ है, मतलब 3 नंबर्स तक आपको इनफ है। नेक्स्ट आप दोबारा से इक्वल, यानी ये पहले ईयर की आ गई, दोबारा से इक्वल दबाएंगे तो आपकी सेकेंड ईयर की 0.743, दोबारा दबाएंगे तो आप लोग 0.640। इस तरीके से आपको ये वैल्यू लेकर आनी है। तो देखिए आपका, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज पुट कर ली है, मैंने आपको तरीका बता दिया। कैलकुलेटर आपके एग्जाम में अलाउड होता है, तो वहां से आपको किस तरीके से कैलकुलेटर से वैल्यू पुट करनी है, 1/1 पॉइंट जो भी वैल्यू आपकी, और मल्टीप्लाई आप दबाएंगे और इक्वल्स टू दबाते जाएंगे तो ईयर बाय ईयर आपकी वैल्यू आती जाएगी। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया 0.826, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। सेकंड है 60, आपने सेकंड ईयर का निकाला, ये आए सबकी मल्टीप्लाई करके, ये आपके कैशेज हैं, ये आपके डिस्काउंटिंग रेट्स हैं, और ये आपके आ चुका है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है।
तो ये अब इनका टोटल करेंगे। हाँ, एक चीज और नहीं है, जब आप 5 जो भी आपका एंड ईयर होगा, यानी 3 साल का था, 4 साल का, 5 साल का, जितने भी साल का जब आपका एंड ईयर होता है ना, उसके अंदर हम उसकी स्क्रैप वैल्यू ऐड करते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना। प्रॉफिटेबल डेंग्स में जब आप लोग प्रेजेंट वैल्यू कैश आउटफ्लो की निकालते हैं, यानी कि जितना पैसा आपका गया था उसमें आपका क्या होता है कि जो भी लास्ट ईयर होता है ना, उसके अंदर आपकी स्क्रैप वैल्यू ऐड होती है। तो यानी कि एक ही स्क्रैप वैल्यू थी 10,000 रुपए, तो यहाँ पे लास्ट ईयर में 10,000 रुपए ऐड होंगे। ठीक है, उसके बाद जब 1,78,000 में आपने 10,000 रुपए ऐड करे, तो यानी 1,88,000 हो गया। उसकी मल्टीप्लाई आप करेंगे डिस्काउंटिंग रेट से, देन इट विल दिस वन, और इसका टोटल कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, इसके बाद सीधा डिवाइड कर देंगे 3,96,148 और डिवाइडेड बाय जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको गिवन था प्रोजेक्ट 1 के लिए, दिस वन भी दिस वन, और इसका डिवीजन करेंगे तो आपके पास कुछ 3,96,148 डिवाइडेड बाय 2,70,000, दिस वन वुड बी 1.4672 समथिंग आएगा। तो दिस वुड बी द आपका आंसर कि आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो 1.4, और मैंने आपको बताया था कि वो कब एक्सेप्ट होते हैं, जब वो 1 से ज्यादा हो। तो ये 1 से ज्यादा है, यानी कि जो आपकी प्रोजेक्ट 1 है वो एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, क्योंकि वो 1 से ज्यादा है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला। हाँ, एक चीज और, अगर आपको यहाँ क्या लिखा होता कहीं कि एवरेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकालना, तब हम इसको 5 से डिवाइड भी करते, क्योंकि 5 सालों का था। बट आपसे ऐसा कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला ऐसा नहीं है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे 5 साल का ऐड करके लिख सकते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है, बच्चे 5 से डिवाइड कर देते हैं, एवरेज में 5 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ प्रति निकालना होता है, इसके अंदर एवरेज नहीं है। ठीक है, पीआई में कुछ इस तरीके से सॉल्यूशन होता है। आपको डिस्काउंटिंग रेट्स निकालने हैं, देन आपको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके टोटल करके और इनिशियल इन्वेस्टमेंट से आपको देना है। ये तो हो गया आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 का। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट नंबर 2 की, जो कि आप खुद फाइंड करेंगे, क्योंकि बहुत इजी है, कुछ भी करना नहीं है इसके अंदर। डायरेक्टली आप डिस्काउंटिंग रेट्स निकालेंगे, 16 सेम होगा डिस्काउंटिंग रेट्स, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है और मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे टोटल करना है। तो आई होप आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आएगा। सेकंड जो आप प्रोजेक्ट बी है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, उसका आप खुद से निकालेंगे और मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने स्टेप की, दिस इज एनपीवी और आईआरआर की। तो एक एक प्रोजेक्ट 1 प्रोजेक्ट ए के दोनों हम ये फाइंड आउट करते हैं, और प्रोजेक्ट बी के आप लोग खुद फाइंड आउट करके मुझे कमेंट में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। था कि हमने जब पीआई फाइंड किया था, तो हमने देखा था कि जो हमारी पीवीसीआई यानी कि जो पैसा हमने इन्वेस्ट किया था वो 3,96,148 था, राइट। और ये पैसा हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके थे, आप पीछे फ्लैशबैक में जाकर देखोगे, हमने पूरा टेबल के साथ वो फाइंड आउट कर लिया था। तो दिस वन इज 3,96,148 और इनिशियल आउटले हमें ऑलरेडी गिवन है, दिस वन इज 2,70,000, राइट। तो अब हम इसको लेस करेंगे तो हमारे पास डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी 1,26,148 और ये है आपका पॉजिटिव में, यानी कि ये वाला जो प्रोजेक्ट होगा वो मतलब कि वो एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि एक्सेप्टेबल है। अब ऐसे ही आप लोग सेकंड वाला भी निकाल के मुझे दिखाएंगे और कमेंट डाउन करेंगे प्रोजेक्ट बी के लिए एनपीवी मेथड से। इजी है, कुछ भी नहीं है। अगर आपने पीआई निकाल लिया तो आप, तभी मैंने आपको पीआई वाला थोड़ा पहले करवाया था कि आपको थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। पीआई निकाल लिया, एनपीवी निकाल लेंगे, आईआरआर निकाल लेंगे। अब आईआरआर पे देखते हैं क्या है। आईआरआर पे आपने क्या देखा था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आईआरआर में आपने देखा था कि जब भी आपका एनपीवी जो है वो 0 होगा, राइट। एनपीवी अब 0 कब होगा, जब आपका इनफ्लो और आउटफ्लो बराबर होगा, राइट। बट यहां पे तो ऐसा नहीं है, ठीक है। पहले मैं थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। देखिए अब हम लोग बात करते हैं आईआरआर की। देखिए आईआरआर क्या कहता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आईआरआर कहता है कि जब भी आपकी एनपीवी 0 होगी तो आप मेथड लगाएंगे आईआरआर। देखिए आईआरआर जो है ना, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो एक हिट एंड ट्रायल मेथड है। इसके अंदर मतलब क्या होता है ना कि आपको ना
एग्जैक्टली आंसर नहीं मिलता, इसमें आपको ट्राई करना होता है, एक बार ट्राई करके आपका नहीं निकलता, फिर आपको दोबारा न्यू डिस्काउंट रेट से ट्राई करना होता है। जैसे कि आपको क्वेश्चन में गिवन है 60% का डिस्काउंट रेट, यानी कि देखिए हमने 0 लेकर आना है एनपीवी को, तो 16% का अगर मैं देखूं तो 16% पे जो आपकी वैल्यू है वो आपके प्रोजेक्ट की इतनी है 1,26,148, यानी 0 नहीं है। अगर हमें 0 लाना है तो हमें डिस्काउंट रेट बढ़ाना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट जब आप बढ़ाएंगे, अगर आप कॉमन सेंस लगाइए, अगर आप डिस्काउंट रेट बढ़ाएंगे तो ही आपकी आउटफ्लो की वैल्यू ज्यादा होगी, और इनफ्लो ऑलरेडी ज्यादा है, आउटफ्लो जब ज्यादा होगा तभी तो वो बराबर आएगा, तभी तो वो 0 आने की कोशिश, तो हम इसमें ट्राई करेंगे, ठीक है। तो देखिए एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जो IRR का क्वेश्चन है ना, आई वुड से कि आपका बहुत रेयर, मतलब बहुत माइनर ऐसा है कि अगर ये क्वेश्चन आए, क्योंकि ये हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन होता है। इस केस में आपको ना बहुत ट्राई करना होता है। इवन आपका हाफ एन आवर ये क्वेश्चन ले जाता है, तो एग्जाम में कभी नहीं आता। इवन मैं आपको बताऊं तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाया है मैंने, और ये मैंने क्वेश्चन पेपर में जो निकालने के लिए मेथड्स कहे गए थे वो आपका पीआई और पेबैक पीरियड, वो आप खुद निकालेंगे। पेबैक पीरियड तो मैंने आपको क्वेश्चन भी उसका करवा रखा है, तो ये दोनों आपसे निकालने के लिए कहा गया था, ठीक है। मैं लास्ट में ना एकदम एंड में वो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, तो आप वहां से वो क्वेश्चन जरूर कर लेना एक बार, ठीक है। आपको और अच्छे से अपने हैंड से करेंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी होगी। तो वो ये दोनों पॉइंट आपसे करते हैं, तो क्योंकि उन्हें पता है ये दोनों निकालना बहुत इजी है, डायरेक्टली बंदा दिमाग में निकाल सकता है। एनपीवी भी इजी है इवन कहता तो, बट आईआरआर कभी एग्जाम में पूछता नहीं है, क्योंकि उसे ये पता है कि आप कितने परसेंटेज से ट्राई करोगे। अब आपका 16% पे पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, अब आपको 0 बनाना है, तो आपको आगे बढ़ना होगा। आपको 25% पे ट्राई करना है, हम लेते हैं न्यूट्रल वैल्यू 25%, 30% आपको इन पे ट्राई करना होगा। आपकी वैल्यू उसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि उसमें आपकी वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। तो देखिए इसमें क्या कहता है, इसलिए ना एक फॉर्मूला है, जब आपकी वैल्यू निकल जाए उसके बाद देखिए अब आप क्या करना, मैं आपको एक छोटा सा हिंट देती हूँ। सबसे पहले आप ये समझते हैं, देखिए इसमें कहता है आईआरआर जो है वो लोअर लिमिट, ये लोअर है, लोअर डिस्काउंट, यानी कि आप 66 रख सकते हैं, 16 आपका जो आपको क्वेश्चन में मिला था। एनपीवीएल यानी कि जो भी आपका एनपीवी इससे निकल के आया वो ये है, आप उसे ऊपर पुट करेंगे। एनपीवीएल यही सेम चीज आप यहाँ पुट करेंगे, इसके पूरा फॉर्मूला है इसका, माइनस एनपीवीएच। एच, अब एच क्या है, एच यानी हाईएस्ट, जो आपने अगर आप 25 अज्यूम करते हैं, 25% अगर आप डिस्काउंटिंग रेट अज्यूम करते हैं, उससे आपको पूरी कैलकुलेशन जैसे हमने 16 से करी थी ना अभी पीआई में, डिस्काउंटिंग रेट निकाल के प्रॉपर कैलकुलेटर से उसके बाद उसकी मल्टीप्लाई करके उसको टोटल करके ये सब, तो वैसे आपको यहाँ पे 25% ले रहा है, 30% ले रहे हैं, वो आपको करना पड़ेगा। उसके बाद H माइनस एल, यानी कि अगर आपने यहाँ पे 25% है तो 25 माइनस 16 लेके तब आप इसको सॉल्व करेंगे, देन आपका आएगा कि किस डिस्काउंटिंग रेट पे आपको वो मिलेगा। तो वहां पे आपको इस तरीके से करना। तो मैं अब आपको एक छोटा सा होमवर्क, वीडियो एंड होती है, सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए। एक छोटा सा काम है आप लोगों के लिए, एक तो ये है प्रोजेक्ट बी कि आप तीनों पार्ट से प्रोजेक्ट बी निकालोगे सबसे पहला। दूसरा ये है कि आप आईआरआर के लिए क्या करोगे ना, कि सबसे पहले आप मेरा एक अजम्पशन कह रहा है कि 25% पे शायद जाएगा, 25 ना हो तो एक बार आप 30 पे भी ट्राई करना, ठीक है। इन दोनों में से तो पक्का जाएगा, क्योंकि जस्ट ये जो है ना वो 16 से, अगर वो 16 पे 1 लाख कुछ आ रहा है ना, तो यानी वो 25 पे, मेरा अजम्पशन ऐसा कहता है कि 25 या 30 के आसपास अप्रोक्सीमेटली चला जाएगा। आप इन 2 पे ट्राई करना, जैसे हमने 16 पे ट्राई करा, जैसे हमने पीआई में पूरा कैलकुलेशन करा था, उस तरीके से आप अपने हाथ से कैलकुलेटर से खुद से उसे करना। उसके बाद आप मेरे को बताना, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लो। ये बुक्स में फॉर्मूला कहीं भी गिवन नहीं है, ये मैंने आपका फॉर्मूला निकाला था आई गेस किसी प्रीवियस एग्जाम के, मैंने उसमें आंसर की में से निकाला था, जो कि इजी है, वरना और भी ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाता है। तो जब भी आप निकालोगे जिसमें आपका 0 आ जाए वैल्यू, वहां पे आप यहाँ पे पुट करना और मुझे कमेंट जरूर करना आंसर कि आपका आंसर निकला या नहीं निकला। तो आई होप आपकी वीडियो, आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। थोड़ा कैलकुलेशन था, थोड़ा सा आप खुद से भी हैंड टू हैंड कैलकुलेशन करोगे, इट वुड बी इजियर। जैसा मैंने खुद से एज ए स्टूडेंट, आई एम आल्सो स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो जैसे मैंने खुद से समझा है वैसे ही मैंने कोशिश करी है कि मैंने सारे ब्रीफ, मतलब मैंने एकदम डिटेल में उस चीज को समझाया है, क्योंकि एज बीइंग ए स्टूडेंट आप ऐसे नहीं समझ सकते जल्दी एज नॉट बीइंग टीचर की मैंने ऐसे समझाया, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि चीजों को कितना सिंप्लीफाई करने के बाद भी
कैलकुलेशन नहीं समझ में आता है, तो आई होप आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नीडफुल अच्छा लगा होगा। तो आई होप आप इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जो भी आपको डाउट हो, इवन छोटा से छोटा डाउट हो, आप वो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड्स तक, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर डिटेल्स। और आप मेरे को प्रोजेक्ट बी का आंसर जरूर बताना, और प्रोजेक्ट ए का IRR आप जरूर सॉल्व करके मुझे बताना, कमेंट करना। और आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और मैं आपसे यही कहूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब आपके एग्जाम पास में आएंगे तो मैं आपके लिए पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर प्रॉपर बाय ब्लैक बोर्ड में आपको सॉल्व कराऊंगी। और वैसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्योंकि लास्ट 10 इयर्स के क्वेश्चंस में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं ट्रिकी बनाकर वो खुद से लाऊंगी। तो आप वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लो। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।